Hello students. Today we are going to start the last topic of the chapter, that is parturition and lactation. बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पार्चुरेशन. बेटा पार्चुरेशन क्या चीज़ है? पार्चुरेशन वर्ड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड parturiu, which means to be in labor. To be in labor इसका मतलब होता है. क्लियर? बेटा अगर हम ये देखें कि पार्चुरेशन क्यों होनी है, कब होनी है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी है बेटा ह्यूमन बींग्स में, उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, ये क्या होता है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं. वो कितना होता है? सी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months. इज़ अबाउट 9 months. हम बेसिकली ±7 days ले लेते होते हैं, राइट? और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. गेस्टेशन पीरियड इसको बोलेंगे, राइट? तो गेस्टेशन पीरियड कहाँ से हुआ है? वैसे अगर हम ये माने फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, ये राइट, फ्रॉम कंसेप्शन, जब फीमेल ने कंसीव करा, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ ये पीरियड होता है. दैट इज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, राइट? और ये तो अभी गेस्टेशन पीरियड हो गया, लेकिन जब गेस्टेशन पीरियड का एंड हो जाएगा फिर क्या होएगा? फिर डिलीवरी होनी है बेबी की, है ना? बेबी इज़ डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी. तो अब पार्चुरेशन यही तो चीज़ है. पार्चुरेशन है द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, बाहर निकालना, एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, राइट? सो द एक्ट ऑफ expelling full term fetus from mother's uterus at the end of gestation period, this is known as parturition. इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन. और पार्चुरेशन लिटरली मीन्स टू बी इन लेबर. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, राइट? सो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होगा क्या बेटा? बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस होंगी यूट्रस की, और यूट्रस की कंट्रैक्शंस होने के कारण बेबी जो है वो दैट इज़ एक्सपेल्ड आउट, राइट? अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन. बेटा जो प्रोसेस है ना पार्चुरेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है, वो इंड्यूस होता है बाय द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम ऑफ द मदर, राइट? क्लियर? सो द सिग्नल्स फॉर इंडक्शन of parturition is by nervous system and hormonal system. And hormonal we know that बेटा hormones endocrine glands release करती हैं. And hormonal system, right, of the mother. एक्चुअली जो सिग्नल है, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, दैट इज़ एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इट इज़ इनिशिएटेड बेसिकली फ्रॉम फुली मेच्योर्ड फीटस. जब फीटस मेच्योर हो जाता है ना, तभी ही वो सिग्नल सेंड करना शुरू कर देता है. बट एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग 9th month या 8th month में भी जो फीटस का हेड होता है ना, वो फिक्स हो जाता है मदर के सर्विक्स में, राइट? एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, due to oxytocin hormone released by the posterior lobe of pituitary of the mother,
राइट, ड्यू टू नर्वस सिस्टम ऑफ द मदर एंड ड्यू टू इवन फीटस के सिग्नल्स के कारण, फुली फॉर्म्ड फीटस के सिग्नल्स के कारण भी पार्चुरेशन इनिशिएट हो जाएगी. सो एक्चुअली द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड फ्रॉम द fully matured fetus and placenta, राइट, जिसके कारण इनके कारण माइल्ड कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी. माइल्ड कंट्रैक्शंस पहले शुरू हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, राइट. और बेटा इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो फीटस के कारण इजेक्शन मतलब बाहर, बॉडी के बाहर रिलीज़ करने का रिफ्लेक्स. ऐसा होते ही, ये होती माइल्ड कंट्रैक्शंस होते ही बेटा मदर के जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होगी वो रिलीज़ करेगी हार्मोन ऑक्सीटोसिन. यानी कि पहला सिग्नल कहाँ से आया, फ्रॉम द fully developed matured fetus and placenta, which induce mild contractions, and ultimately this will causes quick release. So afterward there's a quick release of hormone oxytocin, right. हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा. इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, राइट. इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, राइट. इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं हम. क्लियर. और ये रिलीज़ होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर से, राइट. और जो ऑक्सीटोसिन का अमाउंट होता है ये जस्ट बिफोर लेबर पेन्स बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, right. So its amount increases before and during labor pains, right. तो लेबर पेन्स के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, राइट. और चाइल्ड बर्थ बेटा जो है वो होगा ही तब बिकॉज लॉन्ग सीरीज़ की इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती जाएंगी. सो चाइल्ड बर्थ इसीलिए होगा इज़ ड्यू टू लॉन्ग इनवॉलंटरी, यानी कि ये मदर की विल में नहीं होंगी, लॉन्ग इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस. उसी को ही एक्चुअली लेबर पेन्स बोला जाता है, राइट. उसी को ही लेबर पेन्स कहा जाता है. सो जो ऑक्सीटोसिन है मैंने पहले भी बताया था, वो मायोमेट्रियम जो यूट्रस की लेयर थी उस पर एक्ट करेगी, उसके मसल्स पे, और उसको क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगी. फिर आती है बात हार्मोन रिलैक्सिन की, ये भी करवाया हुआ है आपको. रिलैक्सिन हार्मोन बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करती है, जो प्यूबिक सिम्फिसिस बोन होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस बोन होती है ना बेटा, उसकी जो लिगामेंट्स होती है, राइट. या हम कह सकते हैं ये जो बोन होती है उसको, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है. सो रिलैक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस बोन, राइट. और वो जो लिगामेंट्स होती हैं, एंड जो लिगामेंट्स है दैट इज़ सार्कोइलियक एंड सार्कोकॉक्सीजियल. कॉक्सीजियल वर्ड होता है टेल रीजन वाला. इलियक ये जो हम जहाँ पे अपना बेसिकली सारा बैठते हुए अपना वेट पुट करते हैं, ये वो इलियक रीजन. सो सार्को इलियक एंड सार्कोकॉक्सीजियल जो रीजन होता है ना, राइट, उनको ये लिगामेंट्स को भी ये क्या कर देती है बेटा, रिलैक्स कर देती है. सो ये दोनों इनकी लिगामेंट्स गॉट रिलैक्स्ड. क्लियर, राइट.
तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम था। और इसके अलावा बेटा और भी काम है इसका, जो रिलैक्सिन होता है वो डायलेट कर देता है यूट्रस को। इट डायलेट्स यूट्रस नहीं, इट डायलेट्स द सर्विक्स, राइट। तो सर्विक्स की क्या हो जाएगी बेटा, डायलेशन हो जाएगी, राइट। और डायलेशन अगर हो जाएगी तो बॉडी को अभी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मदर की बॉडी को, क्योंकि पहले तो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत हो रही थी, राइट। अब इसके कारण मदर को रिलैक्सेशन, यानी कि एक पीक कंट्रैक्शन की आएगी, फिर एक पीक रिलैक्सेशन की आएगी। और रिलैक्सेशन क्यों होगी, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है प्यूबिक सिम्फिसिस को और सार्कोइलियक एंड सार्कोकॉक्सिजियल लिगामेंट्स को। और इवन यूट्रस का जो सर्विक्स रीजन है, राइट, वो भी क्या हो जाता है बेटा, डायलेट हो जाता है। क्लियर। सो इन दोनों एक्शन के कारण बॉडी को रिलीफ मिलेगा। क्लियर। लेकिन बेटा रिसेंटली एक हार्मोन डिस्कवर हुआ है, उसका नाम है दैट इज़ CRH। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, राइट, CRH। बेटा ये एक्चुअली दोनों में ही होता है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी होता है और प्रेग्नेंट लेडी में भी होता है, दोनों में, राइट। सो ये हार्मोन रिसेंटली एक्चुअली यहाँ पे मैं गलत कह गई, एक्चुअली ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी में होता है, नॉट नॉन प्रेग्नेंट लेडी में, राइट। तो जो CRH है बेटा, दैट इज़ द हार्मोन कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्चुअली प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन ये बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसमें तो प्रोड्यूस होगा बाय प्लेसेंटा, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी होगा, लेकिन प्लेसेंटा तो उसमें होगा नहीं। तो उसमें कौन रिलीज़ करता है, ये न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स, यानी कि दोनों में ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्लेसेंटा से नहीं होगा रिलीज़ नॉन प्रेग्नेंट लेडी में, उसमें तो प्लेसेंटा होगा ही नहीं। लेकिन जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होएगी उसमें ये रिलीज़ होएगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स, राइट। तो ये हार्मोन है क्या बेटा, ये हार्मोन एक तरह का पार्ट है क्लॉक का, जो टाइमिंग ऑफ बर्थ डिसाइड करती है। सो दिस हार्मोन डिसाइड्स द टाइमिंग ऑफ बर्थ, राइट। कैसे बेटा, जो अगर जिनमें ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ CRH का, राइट, प्रेगनेंसी के पहले ही, मतलब डिलीवरी के काफ़ी पहले अगर अर्लियर प्रेगनेंसी में इसका लेवल ज़्यादा हो, तो दैट लेडी इज़ गोइंग टू डिलीवर वेरी सून, या प्री मैच्योरली बेबी हो सकता है उसके। लेकिन जिनका लेवल लो होगा वो ड्यू डेट से भी बाद में रिलीज़ करेंगी। तो CRH डिसाइड्स द टाइमिंग ऑफ द बर्थ। अगर ये कम होगा CRH अगर लो होगा तो इवन डिलीवरी कैसे होगी, आफ्टर ड्यू डेट। अगर CRH का हार्मोन अप होगा तो, इसका हार्मोन अगर अप होगा तो दैट इज़ डिलीवरी प्री मैच्योरली हो जाएगी। वैसे नॉर्मली ये फीमेल जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें भी होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एक प्रॉपर वैल्यू होती है, अगर उससे ज़्यादा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर्स कैन जज वेदर द लेडी इज़ गोइंग टू डिलीवर वेरी सून और आफ्टर द ड्यू डेट, राइट। तो ये था हमारे पास जनरल डिस्कशन इसकी। अभी अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द पार्चुरेशन, ये स्टेजेस ऑफ द लेबर पेन्स, राइट। सो स्टेजेस, तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है स्टेज ऑफ डायलेशन। डायलेशन मैंने बताया था किसकी डायलेशन होती है बेटा, सर्विक्स की डायलेशन होती है, राइट। ये जो स्टेज होती है ये तब से शुरू हो जाती है, टाइम फ्रॉम लेबर पेन जब स्टार्ट हुई तब से जब तक कंप्लीट डायलेशन नहीं हो जाती। सो फ्रॉम लेबर पेन टू कंप्लीट डायलेशन, तब तक, क्लियर।
और जो इसका टाइम होता है, अगर मैं स्टेज का बताऊँ तो मोस्टली फ्रॉम 6 to 12 आवर्स. स्टिल इट्स टू टफ फॉर द मदर. 6 to 12 आवर्स. सो इस स्टेज में क्या होगा बेटा, यूट्रस की कंट्रैक्शंस हो रही होंगी और एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटर ब्रेक हो गया. ऐसे बोल देते हैं डॉक्टर्स की वाटर ब्रेक है अकर, राइट. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग दिस क्या क्या होगा. फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शंस occur. Second, amniotic sac breaks. राइट. और तो और पूरा का पूरा सर्विक्स अब क्या हो जाएगा, डायलेट. सो कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स. राइट. सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बेटा, वाटर जो है दैट कम्स आउट फ्रॉम द वैजिना. राइट. इट मीन्स द डिलीवरी इज़ गोइंग टू बी वेरी सून. नेक्स्ट जो है स्टेज, दैट इज़ अ स्टेज ऑफ एक्सपल्शन. Stage of expulsion, when doctor mostly say to push the baby. Stage of expulsion, the time, ये जो इसका टाइम होता है डायलेशन से लेकर जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता. सो फ्रॉम डायलेशन टिल डिलीवरी ऑफ द बेबी. राइट. इसका जो टाइम होता है वो कितना हो सकता है, इसका हो सकता है बेसिकली फ्रॉम 10 minutes, मे बी जस्ट 10 minutes, टू कितना टाइम हो सकता है, जस्ट फॉर सेवरल आवर्स. काफ़ी घंटे भी हो सकता है. क्लियर. और इस टाइम पे बेबी पास होगा फ्रॉम सर्विक्स एंड वजाइना एंड बेबी सेट टू बी डिलीवर्ड और बेबी सेट टू बी बॉर्न. राइट. सो बेबी पासेस from cervix and vagina, and doctors need to may need to make a cut so that baby can pass easily. Third is the last stage, that is known as placental stage or after birth stage or after birth stage. बेटा प्लेसेंटल स्टेज, अब देखो डिलीवरी तो हो चुकी बेबी की, जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाता. सो द टाइम आफ्टर डिलीवरी अंटिल प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड. टाइम फ्रॉम डिलीवरी टिल प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड. उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटल स्टेज और आफ्टर बर्थ स्टेज भी बोल देते हैं. क्लियर. और ये कैसे बाहर आएगा, बिकॉज ऑफ द पावरफुल यूट्रस कंट्रैक्शंस. सो ड्यू टू पावरफुल contractions of the uterus, placenta comes out. राइट. सो इसी को हम प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं. और बेटा इसी स्टेज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना मदर की, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स खुली हुई होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी. राइट. क्योंकि कुछ ब्लड वेसल्स टूट भी जाती हैं ना, तो इन कंट्रैक्शंस के कारण ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और देयरफॉर जो डिलीवरी है वो हो चुकी है और देयरफॉर बेटा हेमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं फिर इससे. राइट. सो पावरफुल कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस के बाद that is constriction of blood vessels. To prevent hemorrhage. Clear? So नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये तो अब स्टेजेस हो गई. 28 to 35 डेज़ के बीच में ही यूट्रस जो है वो अपने जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होता है ना उसी फॉर्म में आ जाता होता. वैसे मैं आपको बता दूं जो यूट्रस होता है ना मदर का, वो कुछ 500 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. लेकिन विद इन 28 to 35 डेज़ जो यूट्रस होता है बिल्कुल नॉन प्रेग्नेंट फॉर्म में
साइज़ में फिर से आ जाता है और उसका एंडोमेट्रियम फिर से रीस्टोर हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक पार्चुरेशन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे टॉपिक लैक्टेशन।